हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सक्सेस मिरर, जो कि एक मंथली करंट अफेयर होती है। इसके अप्रैल 2026 के ऊपर, ठीक है ना। और ये क्लास है या मुख्य रूप से 72वीं बीपीएससी प्री को डेडिकेटेड करते हुए बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रथम अध्याय को, जिसका नाम है समसामयिक संक्षिप्त क्रियाएं। इसमें सबसे पहली बात होगी निर्वाचन या फिर नियुक्ति के बारे में। तो पहला नियुक्ति है जिनका नाम है अलविंदर ढींगसा का। बोला जा रहा है कि अलविंदर सिंह ढींगसा क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के सह संस्थापक और सीईओ है। 21 जनवरी 2026 को इंटरनल लिमिटेड, जिसे पूर्व में क्या कहा जाता था, जोमैटो कहा जाता था, जोमैटो ने इन्हें ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है। आगे बोला जा रहा है कि इंटरनल ग्रुप जोमैटो की मूल कंपनी, मतलब इंटरनल ग्रुप जोमैटो की मूल कंपनी है, जिसमें फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट का क्विक कॉमर्स कारोबार शामिल है। दीपिंदर गोयल ने 18 बरस तक ग्रुप सीईओ पद से 18 बरस बाद ग्रुप सीईओ पद से क्या किया ना, इस्तीफा दे दिया और बोर्ड में अध्यक्ष बने रहेंगे। अलविंदर ने 2013 को ग्रोफर्स, जिसे बाद में ब्लिंकिट कहा गया, तो ग्रोफर्स के स्थापना की शुरुआत में यह हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा थी, लेकिन 2021 में 10 मिनट में किराना डिलीवरी पर फोकस किया। 2022 में जोमैटो ने इसका अधिग्रहण किया। अधिग्रहण के बाद भी अलविंदर ने ब्लिंकिट का नेतृत्व किया। इसके बाद है एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया। तो बोला जा रहा है कि इंदरपाल सिंह वालिया ने 1 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमान के वायु अधिकारी कमांडिंग इन चीफ का पद संभाला। यह नियुक्ति एयर मार्शल सूरत सिंह के 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद हुई। वालिया को विभिन्न लड़ाकू विमानों पर 3200 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। उन्होंने एक लड़ाकू स्क्वाड्रन रणनीति और वायु युद्ध विकास स्थापना तथा प्रमुख वायु सेना अड्डों का नेतृत्व किया। वालिया को विंग कमांडर के रूप में विशिष्ट सेवा के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। उनकी सेवा में कोई दुर्घटना नहीं हुई। वे 2024 से पूर्वी वायु कमान में सेवा दे रहे हैं। उसके बाद है निवेदिता दुबे। तो 30 जनवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में निवेदिता दुबे ने कार्यभार संभाला। वे बोर्ड में इस पद पर सेवा देने वाली पहली महिला बनी। बोर्ड में आगे बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार की मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी। यह पद संगठन में दूसरा सबसे ऊंचा है और मानव संसाधन नीतियों को तैयार करने का दायित्व देता है। इससे पहले वे पूर्वी क्षेत्रों की क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक थी, जहां उन्होंने कोलकाता से 12 हवाई अड्डों का प्रबंधन किया। 2023 में वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बने। 3 दशकों से अधिक अनुभव वाली निवेदिता दुबे अब कार्यकारी नीतियां, औद्योगिक संबंध एवं कार्यबल आधुनिकीकरण का नेतृत्व करेंगे। उसके बाद है सोरिया अघाई हाजी आधा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 4 फरवरी 2026 को मिलान, जो इटली में है, संपन्न 145वें सत्र के दौरान ईरान के सोरिया अघाई हाजी आगा को सदस्य के रूप में चुना गया। यह ईरान की पहली महिला सदस्य है जो IOC के सदस्य बनी। उसके बाद बोला जा रहा है कि सुरैया
आगाह टोक्यो 2020 ओलंपिक में बैडमिंटन में ईरान की पहली महिला खिलाड़ी थी। वे अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सबसे युवा सदस्य हैं और एथलीट आयोग की सदस्य भी हैं। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान में 2004 के बाद पहली बार कोई सदस्य चुना गया है। इससे पहले केवल 2 पुरुष सदस्य रहे ईरान से। उसके बाद है उदय कोटक। तो बोला जा रहा है गुजरात सरकार ने 13 फरवरी 2026 को उदय कोटक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड का पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हसमुख अधिया के जगह चेयरमैन नियुक्त किया है। यह कंपनी गिफ्ट सिटी के विकास एवं प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। उदय कोटक उदय महिंद्रा बैंक के संस्थापक है। उन्होंने बैंक को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से पूर्ण बैंक में बदल दिया। 2023 में वे प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी पद से अलग हुए और अब गैर कार्यकारी निदेशक हैं। आगे बोला जा रहा है कि वर्ष 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उदय कोटक इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के गैर कार्यकारी चेयरमैन भी रहे। अब आगे बात होगी किस चीज़ पर? आगे बात होगी पुरस्कार पर। तो पुरस्कार के बारे में है इलैयाराजा को पद्ममणि पुरस्कार। तो संगीतकार इलैयाराजा को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मपाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 28 जनवरी 2026 को छत्रपति संभाजी नगर में महोत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रदान किया गया। पद्मपाणि पुरस्कार भारतीय सिनेमा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इलैयाराजा को उनके हजारों कालजयी संगीत रचनाओं और फिल्म संगीत में नए मानदंड स्थापित करने के लिए चुना गया। पुरस्कार में पद्मपाणि स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र और 2 लाख की नगद राशि शामिल है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष दी जाने वाली प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। इलैयाराजा को पुरस्कार फिल्म समीक्षक लतिका पद गांवकर तथा निदेशक आशुतोष गवारीकर, सुनील सुकंधकर और चंद्रकांत कुलकर्णी की समिति ने चुना। इलैयाराजा पद्म विभूषण से सम्मानित है और राज्यसभा सदस्य भी है। उनकी संगीत यात्रा ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। यह पुरस्कार उनके योगदान को मान्यता देता है। पिछले वर्षों में पद्मपाणि पुरस्कार जावेद अख्तर, सई प्रांजपे तथा ओम पुरी जैसे महान कलाकारों को मिल चुका है। अब देखिए लॉस एंजिल्स में 68वीं ग्रैमी पुरस्कार का विवरण। तो आगे बोला जा रहा है इसमें कि 68वीं ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन 1 फरवरी 2026 में लॉस एंजिल्स में हुआ, जहां बैड बनी ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता। उनका एल्बम जिसका नाम है डेबी तिरार मास फोटोस को 3 पुरस्कार मिला। आगे बोला जा रहा है कि ग्रैमी पुरस्कारों के तहत कुल 85 श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड पुरस्कार केड्रिक लैमर तथा एसजेड्स को उनके गीत जिसका नाम है लूथर के लिए मिला। यह लैमर का 5वां पुरस्कार था। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत पुरस्कार वाइल्ड फ्लावर के लिए दिया गया। इसे आइलिस ओ कॉर्नेल तथा फिलियस ओ कॉर्नेल ने तैयार किया था। लेडी गंगा को उनके मेहम के लिए पॉप वोकल एल्बम पुरस्कार मिला। उन्होंने कुल 2 पुरस्कार जीता। इसके बाद है चांग ग्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ
कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन ने 5 फरवरी 2026 को चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार का 2026 के विजेताओं की घोषणा की। यह पुरस्कार मोतियाबिंद से अंधापन रोकने में असाधारण मानवीय कार्य के लिए दिया जाता है। पुदुचेरी के क्या बोला गया है कि पुदुचेरी के आई केयर सिस्टम से डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद तथा डॉक्टर आर वेंकटेश को यह सम्मान मिला है। डॉक्टर हरिप्रिया चेन्नई में मोतियाबिंद और इंट्रा ओकुलर लेंस सेवाओं के प्रमुख हैं, जबकि डॉक्टर वेंकटेश पुदुचेरी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। दोनों डॉक्टरों ने लगभग 1 लाख मोतियाबिंद सर्जरी की, जिसमें से कई निःशुल्क या बहुत कम खर्च में गरीब मरीजों के लिए की गई। पुरस्कार 11 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार में $1 लाख की अनुदान राशि शामिल है। यह पुरस्कार 2017 में डेविड और विक्टोरिया चांग द्वारा स्थापित किया गया। इसका नाम डॉक्टर एलन एस क्रैंडल के सम्मान में रखा गया है। यह विश्व स्तर पर नेत्र चिकित्सा में मानवीय योगदान को मान्यता देता है। आगे बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026। तो भारतीय मूल के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन को 29 जनवरी 2026 को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 क्या किया गया ना, प्रदान किया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने भूविज्ञान में यह पुरस्कार उनकी जलवायु परिवर्तन पर अग्रणी खोज के लिए दिया। पुरस्कार का मूल्य 80 लाख स्वीडिश क्रोन है, जो लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है। यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कारों में से एक है और कभी कभी नोबेल पुरस्कार का पूर्वानुमान माना जाता है। रामनाथन ने वायुमंडल में छोटे कणों और गैसों के प्रभाव को समझाने की नींव रखी। उन्होंने दिखाया कि यह कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य प्रदूषक कैसे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन में योगदान देते हैं। रामनाथन चेन्नई में जन्मे हैं और वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो के स्क्रिप्ट संस्थान में प्रतिष्ठित प्रोफेसर एमेरिटस है। उनके कार्यों से लाखों टन हानिकारक उत्सर्जक रोका गया, जिससे वैश्विक तापन से लड़ने में मदद मिली। अब बात होगी स्मृति मंदाना और दिव्या देशमुख के बारे में, जिनको बीबीसी क्या दिया है, भारतीय खेल महिला पुरस्कार दिया है। तो देखिएगा, बीबीसी ने 19 फरवरी 2026 को भारतीय खेल महिला पुरस्कार 2025 की विजेताओं की घोषणा की। यह पुरस्कार पिछले वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना ने बीबीसी भारतीय खेल महिला खिलाड़ी पुरस्कार, भारतीय खेल महिला खिलाड़ी पुरस्कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता। उन्होंने 2025 में T20 और एक दिवसीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। स्मृति मंदाना ने 2025 में 1200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए और महिला प्रीमियर लीग 2025 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रही। इस उपलब्धि से उन्हें यह सम्मान मिला। आगे बोला जा रहा है, वहीं शतरंज के भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर का पुरस्कार दिया गया। वह केवल 20 वर्ष की उम्र में यह सम्मान पाने वाली प्रथम भारतीय बने। दिव्या देशमुख ने 2025 में FIDE महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। वे इस प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली सबसे युवा
खिलाड़ी बनी है। अब देखिए कुछ चर्चित और विवादित व्यक्ति है इन लोग का नाम, जैसे सुनीता विलियम्स। तो बोला जा रहा है सुनीता विलियम्स ने 20 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन मतलब नासा से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। यह सेवानिवृत्ति 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुई। वह 1998 से नासा में कार्यरत थी और अंतरिक्ष अन्वेषण में योगदान दिया। बोला जा रहा है कि उन्होंने 27 वर्षों की सेवा में 3 मिशन पूरा किए, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लंबी अवधि की उड़ान शामिल है। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुल 600 मतलब अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए। वे नासा अंतरिक्ष यात्रियों में दूसरा सबसे अधिक समय, मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो नासा अंतरिक्ष यात्रियों में दूसरा सबसे अधिक समय है। उल्लेखनीय है कि पेगी विल्सन ने सर्वाधिक 675 दिन से अधिक का समय अंतरिक्ष में बिताया है। सुनीता विलियम्स ने 9 अंतरिक्ष यात्राएं की, जो महिलाओं में सबसे अधिक है। उनके अंतिम मिशन में बोइंग स्टारलाइनर परीक्षण उड़ान थी, जो योजनानुसार छोटी थी लेकिन तकनीकी समस्या से 3 महीने तक चली। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री भी है। भारतीय मूल की विलियम्स ने पहली बार 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी पर उड़ान भरी और बाद में एक्सपेडिशन 33 के दौरान ISS की कमांडर के रूप में कार्य किया। बात करेंगे एलन मास्क के बारे में, तो एलन मास्क 4 फरवरी 2026 को 800 अरब अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के पहले व्यक्ति बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में यह आंकड़ा जारी किया गया, जो उनकी नई उपलब्धि दर्शाता है। उनकी संपत्ति में पिछले एक महीने में 150 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। टेस्ला के शेयरों में तेजी और स्पेस एक्स की मूल्यांकन वृद्धि मुख्य कारण बने, जिससे यह रिकॉर्ड बना। इससे पहले सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नाल्ड थे, जिनकी संपत्ति 780 अरब डॉलर के आसपास थी। एलन मास्क की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा टेस्ला कंपनी के शेयरों से आता है। कंपनी का बाजार मूल्य 4 फरवरी 2026 को 3.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक पहुंच गया। स्पेस एक्स की निजी मूल्यांकन 350 अरब डॉलर तक पहुंच गई। स्टारलिंक परियोजना तथा नासा के अनुबंधों से कंपनी की कीमत बढ़ी, जिससे मास्क की संपत्ति को नई ऊंचाई मिली। बात किया जाएगा निधन के बारे में, तो पहला निधन है माइकल नोब्स। तो बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हॉकी खिलाड़ी और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच माइकल नोब्स का 29 फरवरी 2026 को मेलबर्न में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 72 वर्ष के थे और फेफड़े के कैंसर से जूझ रहे थे। माइकल नोब्स ने 1979 से 1975 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। वे डिफेंडर के रूप में जाने जाते थे और 2011 से 13 तक भारतीय टीम के मुख्य कोच रहे, जिनमें 2012 के लंदन ओलंपिक भी शामिल है। बात करेंगे अजीत पवार के बारे में, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब NCP के प्रमुख अजीत पवार 28 जनवरी 2032 को बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। वे बम्बई से बारामती जा रहे थे, जहां जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए जनसभाएं निर्धारित थी। हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा बारामती
हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान हुई चार्टर लीयरजेट 45 रनवे जो विमान है वह रनवे से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आग लग गई पायलट कैप्टन जिसका नाम है सुमित कपूर, क्रू पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट जिनका नाम है पिंकी माली और सुरक्षा अधिकारी बीदीप जाधव भी इस विमान हादसे के दौरान मारे गए। अजीत 66 वर्ष के थे और बारामती उनका गृह क्षेत्र था। वे महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। हादसे के बाद राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया और स्कूल में छुट्टी रही। इसके बाद है कि ट्री लेडी जिसका नाम है कार्तिका मेकानी। तो बोला जा रहा है कर्नाटक में जन्मी कार्तिका मेकानी जिन्होंने सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से जिन्हें सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से जाना जाता है का 19 जनवरी 2026 को हृदयाघात से निधन हो गया। वह 66 वर्ष की थी। 1990 में सिंगापुर में पहुंची कार्तिदा ने 1993 में सिंगापुर एनवायरमेंट काउंसिल के सह-संस्थापक कार्यकारी निदेशक बनी। उन्होंने 4 वर्षों में 50 से अधिक पर्यावरण संरक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जो स्कूलों, व्यवसायों और समुदायों तक पहुँचे। ट्री लेडी के नाम से मशहूर होने का कारण उनका प्लांट ए ट्री कार्यक्रम था। उन्होंने 76,000 से अधिक पेड़ लगवाए और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इनमें शामिल किया। वे सिंगापुर एनवायरमेंट काउंसिल के सह-संस्थापक सदस्य रही। पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और 2024 में सिंगापुर वीमेंस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई। उसके बाद बोला जा रहा है कि कीर्तिदा ने सिंगापुर को गार्डन सिटी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से सामुदायिक उद्यान, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा और सांस्कृतिक स्थलों में हरियाली बढ़ी। उसके बाद है मार्क टुली, तो वरिष्ठ ब्रिटिश पत्रकार और बीबीसी के पूर्व भारत संवाददाता सर मार्क टुल्ली का 25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। मौत का कारण स्ट्रोक के बाद मल्टी आर्गन फेलियर बताया गया। मार्क टुल्ली का जन्म 1935 में कोलकाता में हुआ था। वे भारत में जन्मे, पले बढ़े और भारतीय समाज से गहराई से जुड़े और बीबीसी में 1964 से 1974 तक काम किया। उनमें 1971 से दिल्ली ब्यूरो मुख्य रहे। उन्हें बीबीसी की भारतीय आवाज़ कहा जाता था। उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार, राजीव गांधी की हत्या, बाबरी मस्जिद विध्वंस तथा 1971 का भारत पाक युद्ध और भुट्टो की फांसी जैसी बड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री जो 1992 में, पद्म भूषण 2005 में सम्मानित किया और ब्रिटेन ने 1985 में द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित एवं 2002 में उन्हें सर की उपाधि दी। वे भारतीय पत्रकारिता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आयोजन तथा महोत्सव के बारे में। तो चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दुबई में गल्फूड 2026 संपन्न, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि गल्फूड 2026 दुबई में 26 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा खाद्य एवं पेय व्यापार मेला था जो 2 बड़े स्थलों पर आयोजित हुआ। पहला स्थल है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दूसरा स्थल है एक्सपो सिटी दुबई।
तो एक्सपो सिटी दुबई के दुबई प्रदर्शनी केंद्र में हुआ। इस वर्ष पहली बार 2 स्थलों पर एक साथ आयोजित हुआ, जिससे प्रदर्शनी क्षेत्र लगभग 2,80,000 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 100% वृद्धि है और वैश्विक प्रदर्शनी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। मेले में 8,500 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए और 195 देशों से प्रतिनिधि आए और 15 लाख से अधिक उत्पाद प्रदर्शित किए गए। 40% प्रदर्शकों ने पहली बार भाग लिया। भारत, मिस्र, सऊदी अरब इत्यादि ये सब देश है जैसे प्रमुख देश अब तक सबसे बड़े राष्ट्रीय भागीदारी दिखाई। नए देश जैसे लक्ज़मबर्ग, मालदीव, रवांडा, स्लोवाकिया, स्वीडन और युगांडा ने पहली बार भाग लिया। मेले में 3 लाख के करीब आगंतुक आए। बड़े सौदे के लिए बिग डील हब में 1,000 से अधिक प्रीमियर खरीदारों के साथ 3,500 से अधिक बैठकें हुई। कुल 1,68,000 करोड़ का सौदा हुआ। 2026 में छठा राष्ट्रीय फसल पोषण सम्मेलन। तो छठा राष्ट्रीय फसल पोषण सम्मेलन तो देखिए भारतीय माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 5 से 6 फरवरी 2026 तक मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन और B2B एक्सपो आयोजित किया। सम्मेलन का विषय कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड क्रो क्रिएट था। इसका उद्देश्य भारत को विश्व का कृषि इनपुट विनिर्माण केंद्र बनाना है। नीति विज्ञान और नवाचार पर फोकस रहा। मतलब यह जो है इसका विषय था नीति विज्ञान नवाचार। इसके बाद है कि ओल चिकी लिपि का शताब्दी समारोह का शुभ आरंभ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कर रही है, तो 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ओल चिकी लिपि की शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय ने यह आयोजन फागुन फाउंडेशन के साथ संस्कृति मंत्रालय ने यह आयोजन फागुन फाउंडेशन के साथ मिलकर किया। ओल चिकी लिपि की रचना 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने की थी। यह संथाली भाषा के लिए विशेष लिपि है जो संथाल समुदाय की पहचान का मजबूत प्रतीक बनी हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि ओल चिकी लिपि संथाली भाषा की एकता और पहचान का शक्तिशाली माध्यम है। इससे पहले संथाली भाषा रोमन, देवनागरी, उड़िया और बंगाली लिपि में लिखी जाती थी। राष्ट्रपति ने ओल चिकी लिपि के संरक्षण और प्रचार पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल माध्यम से इस लिपि के बढ़ते उपयोग पर खुशी जताई और इसे आगे बढ़ाने की अपील की। समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया गया। राष्ट्रपति ने इसका अनावरण कर लिपि को 100 वर्षीय यात्रा को सम्मानित किया। अब हम बात करेंगे संधि, समझौता और सहयोग पर। तो आयुष इंश्योरेंस अलायंस ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ समझौता किया। तो आयुष इंश्योरेंस अलायंस ने 17 फरवरी 2026 को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता कैशलेस आयुर्वेद उपचार को सामान्य स्वास्थ्य बीमा में शामिल करने के लिए है। समझौते के तहत अब सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आयुर्वेदिक अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज मिलेगा, जिससे मरीजों को नकद भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुष इंश्योरेंस अलायंस ने 2025 में स्थापित किया गया था। ये आयुर्वेद, योग, कानूनी तथा होम्योपैथी के अस्पतालों को बीमा कंपनी से जोड़ता है। समझौते से
500 से अधिक आयुर्वेदिक अस्पताल और क्लिनिक कैशलेस नेटवर्क में शामिल होंगे। यह संख्या अगले 2 वर्षों में 1500 तक पहुंचने की उम्मीद है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की सदस्य कंपनी अब आयुर्वेदिक उपचार को अपनी पॉलिसी में शामिल करेगी। इससे पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा में आने में मदद मिलेगी। समझौता का मुख्य उद्देश्य लोगों को आयुर्वेदिक इलाज आसानी से उपलब्ध कराना है। इससे स्वास्थ्य बीमा का उपयोग बढ़ेगा और आयुर्वेद की लोकप्रियताएं बढ़ेगी। अब है योजना परियोजना पर, तो बात करते हैं नमो लक्ष्मी योजना। नमो लक्ष्मी योजना तो गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए 12 लाख से अधिक छात्राओं को 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। यह घोषणा 27 जनवरी 2026 को की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक कारणों से पढ़ाई छूटने से रोकना है। योजना फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू की गई थी। यह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मतलब 9 से 12 तक तो शिक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को लक्षित करती है, ताकि कक्षा 8 के बाद ड्रॉप आउट न हो। प्रत्येक पात्र छात्र को 4 वर्ष में कुल 50,000 की सहायता मिलेगी। कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में 500 प्रति माह तथा कक्षा 11 और 12 में 750 प्रति माह दिए जाएंगे। इसके बाद है कि कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर 10,000 तथा 12 उत्तीर्ण करने पर 15,000 की एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए है। योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे राज्य में लड़कियों का नामांकन दर बढ़ेगी और शिक्षा में समानता आएगी। अब बात करते हैं लखपति बिटिया योजना। तो दिल्ली सरकार ने 10 फरवरी 2026 को लखपति बिटिया योजना की घोषणा की है। यह योजना पुरानी लाडली योजना का उन्नत रूप है और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। योजना के तहत पात्र बेटियों के लिए जन्म से लेकर स्नातक तक चरणबद्ध रूप से कुल 56,000 जमा किए जाएंगे। ब्याज सहित यह राशि परिपक्वता पर 1 लाख से अधिक हो जाएगी। राशि विभिन्न पड़ावों पर दी जाएगी, जैसे जन्म पर 11,000, कक्षा 1 से 6, 8, 10, 12 तथा स्नातक स्तर पर बाकी राशि एक सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा होगी। योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 से कम हो। परिवार दिल्ली में कम से कम 3 वर्ष से रह रहा हो। एक परिवार की अधिकतम 2 जीवित बेटियों को लाभ मिलेगा। पंजीकरण जन्म के समय या कक्षा 1, 6, 9 या 11 तथा स्नातक में प्रवेश पर किया जाएगा। अब है स्त्री सुरक्षा योजना। तो केरल सरकार ने स्त्री सुरक्षा योजना को औपचारिक शुरुआत 11 फरवरी 2026 को की। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम के मलिंगकीझू में राज्य स्तरीय उद्घाटन किया। योजना महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए है। यह योजना 35 से 60 वर्ष की आयु वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को हर महीना 1,000 की पेंशन मिलेगी। यह उन लोगों के लिए है जो किसी अन्य सामाजिक कल्याण पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। पहले चरण में 10, 18 और 42 मतलब 10 नहीं, इसको पढ़ेंगे 10,18,042 महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर महिलाओं को लाभ मिला। कुल आवेदन
88,000 से अधिक आए थे, जिसकी जांच के बाद पात्रों को शामिल किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। इससे उनकी दैनिक ज़रूरतें पूरा करने में मदद मिलेगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अब है आयोग प्लस समिति। तो देखिए, बोला जा रहा है कि एफपीओ की मजबूती के लिए समिति। तो केंद्र सरकार ने 28 जनवरी 2026 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह फैसला केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इरोड दौरे के दौरान किसानों से मिली शिकायतों के बाद लिया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य एफपीओ की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना, संस्थागत शासन प्रबंधन, व्यावसायिक संचालन, तकनीकी सहायता, बाजार संबंध तथा मूल्यवर्धन और विपणन चुनौतियों का अध्ययन करना तथा सुरक्षात्मक उपाय सुझाना है ताकि किसानों की आय बढ़े। यह कदम तमिलनाडु में एफपीओ के सामने आने वाली संचालन, तकनीकी और बाजार संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उठाया गया, जहां किसानों ने जमीनी स्तर पर अपनी कठिनाइयां बताई और मंत्री ने समयबद्ध समाधान का निर्देश दिया। समिति ने नाबार्ड, नाफेड तथा एसएफएसी तमिलनाडु, आईसीएआर, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, एफपीओ प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन तथा कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हैं। उसके बाद है मतलब इस समिति में शामिल है। उसके बाद है जो व्यापक और क्षेत्र आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। अब है गिग वर्कर कल्याण विकास बोर्ड का गठन। तो कर्नाटक सरकार ने 27 जनवरी 2026 को कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया, जो कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर अर्थात सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विकास तो गिग वर्कर अधिनियम 2025 के तहत बना है। श्रम मंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष और 16 सदस्यों वाला यह बोर्ड गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लागू करेगा। यह बोर्ड गिग श्रमिकों और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों जैसे जोमेटो, स्विगी, उबर, अमेजन तो वहीं बोला जा रहा है कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों का पंजीकरण करेगा, अद्वितीय पहचान जारी करेगा और श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना सहायता, पेंशन जैसी योजना बनाएगा, जिससे असंगठित क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी। बोर्ड ने गिग श्रमिक यूनियनों के 4 प्रतिनिधि, प्लेटफॉर्म के 4 प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी तथा नागरिक समाज के सदस्य शामिल हैं मतलब बोर्ड में। आगे बोला जा रहा है जो त्रिपक्षीय संवाद सुनिश्चित करेगा और शिकायत निवारण, पारदर्शिता और एल्गोरिदम नियंत्रण पर ध्यान देगा। कर्नाटक राजस्थान के बाद दूसरा राज्य है जहां गिग श्रमिकों के लिए समर्पित कानून और बोर्ड बना है। इस बोर्ड से गिग अर्थव्यवस्था में असुरक्षा, कम आय और एल्गोरिदमिक नियंत्रण जैसे समस्याओं का समाधान संभव है। अब बात करेंगे ऑपरेशन अभियान मिशन अभ्यास। तो देखिएगा संपूर्णता अभियान 2.0। नीति आयोग ने 28 जनवरी 2026 को संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभ आरंभ किया। यह 3 महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान है जो 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्र में विकास संकेतों को पूर्ण रूप से संतृप्त करना है। अभियान 2018 से चले आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिलों को कवर करता है। यह 5 मुख्य प्रदर्शन संकेतों
को 100% प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। यहाँ 5 मुख्य प्रदर्शन संकेतों को 100% प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। जिलों में फोकस स्वास्थ्य पोषण, टीबी उन्मूलन, शिशु वजनांकन, लड़कियों के शौचालय तथा पशु टीकाकरण पर है। ब्लॉकों में ICDS मतलब एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत बच्चों का पूरक पोषण, आंगनबाड़ी में शौचालय, पेयजल और पशु टीकाकरण शामिल है। अभियान का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वच्छता और पोषण में ठोस सुधार आएगा और पिछड़े क्षेत्र मुख्यधारा में जुड़ेंगे। इसके बाद है कि अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास। तो भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अग्नि परीक्षा आयोजन किया। यह अभ्यास उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध तैयारियों को मजबूत करने के लिए किया गया। अभ्यास का पहला चरण 19 से 24 जनवरी 2026 तक सिगार में पूर्वी सियांग जिले में चला। इसमें 6 दिन तक गहन प्रशिक्षण हुआ और अंतरबल समन्वय पर जोर दिया गया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य गैर तोपखाने सैनिक को तोपखाना प्रक्रिया से परिचित कराना था। पैदल सेना और ITBP के जवान तोपखाना फायरिंग मिशन को स्वतंत्र रूप से सीखे और अभ्यास किया। अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन 25 से 28 जनवरी 2026 तक तेजू में हुआ, जिसमें 4 दिन तक लाइव तोपखाना फायरिंग अभ्यास किया गया और समन्वय बढ़ाया गया। अभ्यास में स्पीयर कोर के स्पीयर हेड गवर्नर्स, तोपखाना रेजिमेंट, पैदल सेना बटालियन तथा ITBP के जवान शामिल हुए। इसे सीमा क्षेत्र में परिसंचालन तैयारियों को मजबूती मिली। अब देखिए ऑपरेशन शस्त्र। तो दिल्ली पुलिस ने 6 फरवरी 2026 को ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया। यह अभियान सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर डर फैलाने और अपराध को बढ़ावा देने के खिलाफ है। पुलिस आयुक्त सतीश गोचला के नेतृत्व में यह अभियान चला रहा है। अभियान के तहत 6000 से अधिक सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की गई। इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा अन्य प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ रील्स, वीडियो या पोस्ट करने वालों को निशाना बनाया गया। अब तक 61 प्राथमिकता दर्ज की गई है। पुलिस ने 67 वयस्क अपराधियों को गिरफ्तार किया है और 15 नाबालिगों को कानूनी रूप से अभिरक्षा में लिया। कुल 83 लोग पकड़े गए। कार्रवाई में 69 अवैध हथियार बरामद हुए। साथ ही 93 जिंदा कारतूस और 13 चाकू तथा अन्य धारदार हथियार जब्त किए गए। यह बरामदगी गन कल्चर को रोकने में महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन का उद्देश्य ऑनलाइन अपराधी संस्कृति को खत्म करना है। सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर गुंडागर्दी दिखाने वाले को सख्त संदेश दिया जा रहा है। इसके बाद है मिलान 2026 अभ्यास। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम में मिलान 2026 बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह अभ्यास 18 से 28 फरवरी 2026 तक चला। आगे बोला जा रहा है कि मिलान 2026 में 60 से अधिक देशों की नौसेनाओं, 50 युद्धपोत, 20 विमान और 30 से अधिक प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। यह अब तक का सबसे बड़ा मिलान अभ्यास है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत, खोज और बचाव तथा आतंकवाद
विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर जोर दिया गया है। अभ्यास में भारतीय नौसेना के अलावा अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया जैसे प्रमुख नौसेनाएं शामिल रही। क्वाड देश की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अभ्यास के दौरान समुद्र में संयुक्त युद्ध अभ्यास, हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग तथा सूचना साझाकरण अभ्यास हुए। इससे नौसेनाओं के बीच समन्वय और विश्वास बढ़ेगा। अब बात होगी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के ऊपर। तो देखिएगा, स्पेनिश वैज्ञानिकों ने चूहे को अग्नाशय कैंसर का इलाज ढूंढा, मतलब चूहे में अग्नाशय कैंसर का इलाज ढूंढा चूहे में। तो स्पेनिश राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने चूहे में अग्नाशय कैंसर के ट्यूमर को पूरी तरह खत्म करने का तरीका ढूंढा है। यह 3 दवाओं का संयोजन है जिसे ट्रिपल थेरेपी कहते हैं। अध्ययन के प्रमुख वैज्ञानिक मारियानो बारबासिड ने बताया कि यह थेरेपी KRAS उत्परिवर्तन को निशाना बनाती है, जो 90% अग्नाशय कैंसर का कारण है। चूहे में कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई। यह खोज 30 जनवरी 2026 को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसमें विषाक्तता कम थी और ट्यूमर अस्थायी रूप से गायब हो गया था। अभी यह इलाज मनुष्यों के लिए उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिकों को क्लिनिकल परीक्षण के लिए 30 मिलियन यूरो की फंडिंग की तलाश है, जिसमें वर्षों लग सकते हैं। अग्नाशय कैंसर दुनिया के सबसे घातक कैंसर है। इसमें 5 वर्ष की जीवित रहने की दर केवल इसमें 5 वर्ष के लोग 5 वर्ष की जीवित रहने वाले दर केवल 10% है। यह खोज नई उम्मीद देती है, लेकिन पूर्ण इलाज नहीं। आगे बात किया जा रहा है रक्षा प्रतिरक्षा। तो देखिएगा, ब्रह्मोस बनाम DF-21 भारत और चीन के शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की तुलना। तो देखिएगा, ब्रह्मोस भारत और रूस के साझा परियोजना है जो 2001 में शुरू हुई, जबकि DF-21 चीन की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है जो 1980 के दशक में विकसित है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रकार की है और DF-21 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक है। ब्रह्मोस की गति ध्वनि की गति से 3 गुना यानी लगभग 3675 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि DF-21 की गति ध्वनि की गति से 10 गुना तक पहुंचती है, जो इसे पकड़ना मुश्किल बनाती है। ब्रह्मोस के विस्तारित रेंज 4500 से 900 किलोमीटर तक है, जो 2025 में अपडेटेड हुआ, जबकि DF-21 का रेंज 1500 से 2150 किलोमीटर है, जो इसे लंबी दूरी के हमलों के लिए मजबूत बनाती है। ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है, जबकि DF-21 मुख्य रूप से मोबाइल जमीन आधारित है, जो चीन को समुद्री जहाज़ों पर निशाना बनाने में मदद करता है। ब्रह्मोस का सटीकता बहुत अधिक है और यह जहाज़ों तथा भूमि लक्ष्यों पर हमला करती है, जबकि DF-21D कैरियर किलर कहा जाता है, जो विमान वाहक जहाज़ों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इसके बाद है DRDO ने ठोस ईंधन नालिकाकार रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन किया। DRDO यह किया है। तो बोला जा रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 13 फरवरी 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से ठोस ईंधन नालिकाकार रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल उड़ान परीक्षण किया।
ठोस ईंधन नालिकाकार रैमजेट जो प्रौद्योगिकी है, ये लंबी दूरी के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे मिसाइल उच्च गति बनाए रख सकती है और अधिक दूरी तक लक्ष्य भेद सकती है। परीक्षण में ग्राउंड बूस्टर से मिसाइल को आवश्यक माक संख्या तक पहुंचाया गया। इसके बाद रैमजेट मोटर चली और नोजल रहित बूस्टर ठोस ईंधन नालिकाकार रैमजेट मोटर तथा ईंधन प्रवाह नियंत्रण ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस सफलता से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिसके पास यह उन्नत प्रौद्योगिकी है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और तुर्की जैसे देशों के साथ भारत अब इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है। यह प्रौद्योगिकी अगली पीढ़ी के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे एस्ट्रा मार्क 3 के लिए आधार बनेगी। इससे 350 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली मिसाइलें विकसित होंगी जो युद्ध में निर्णायक लाभ देगी। परीक्षण के दौरान एकीकृत परीक्षण रेंज के कई ट्रैकिंग उपकरणों ने उड़ान डेटा दर्ज किया। सभी आंकड़ों से पुष्टि हुई कि प्रणाली पूरी तरह सफल रही और रक्षा क्षमता में बहुत बड़ा सुधार हुआ। इसके बाद हैमर भारत फ्रांस की संयुक्त सटीक हथियार प्रोजेक्ट। तो हैमर का पूरा नाम अत्यधिक फुर्तीला मॉड्यूल यू सामग्री विस्तारित रेंज है। यह फ्रांस की सफरान कंपनी द्वारा विकसित सटीक मार्गदर्शित हवा से जमीन पर मार करने वाला हथियार है। राफेल लड़ाकू विमान पर लगाया जाता है और दुश्मन के बंकरों, कमांड सेंटर और पुलों पर सटीक हमला करता है। हैमर की रेंज लगभग 70 किलोमीटर है। यह सभी मौसम में काम करता है और विभिन्न मार्गदर्शन प्रणालियों जैसे जीपीएस, इंसर्शियल और लेजर का उपयोग करता है। इससे जटिल इलाकों में भी उच्च सटीकता मिलती है। भारत और फ्रांस ने 17 फरवरी 2026 को हैमर हथियार प्रणाली पर संयुक्त उद्यम के लिए समझौता किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने 50-50 हिस्सेदारी वाला कंपनी बनाई। इसके बाद है कि संयुक्त उद्यम भारत में हैमर के मार्गदर्शन किट का निर्माण, आपूर्ति, रखरखाव और मरम्मत करेगा। यह उत्कृष्टता केंद्र बनेगा और भारतीय वायुसेना तथा नौसेना मुख्य उपयोगकर्ता होंगे। समझौता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान हुआ। रक्षा सहयोग समझौते को 10 वर्ष और बढ़ाया गया और इससे राफेल के लिए 114 विमानों के आदेश में हैमर शामिल होगा। इसके बाद है कि हैमर पहले ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था जहां इसने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। अब भारत में बनने से लागत कम होगी और आपूर्ति सुरक्षित बनेगी। अब भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 6 फरवरी 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण रणनीतिक बल कमान के अधीन हुआ जिसमें सभी तकनीकी और परिचालन मापदंड स्थापित हुए। अग्नि 3 मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। यह 2 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने
में सक्षम है और दुश्मन क्षेत्रों को लक्षित कर सकती है। परीक्षण में मिसाइल ने निर्धारित उड़ान पथ पर उड़ान भरी और बंगाल की खाड़ी में पूर्व निर्धारित लक्ष्य क्षेत्र में सटीकता से पहुंची। अग्नि 3 भारत के परमाणु निरोध क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के प्रमुख शहरों को लक्षित करने में सक्षम है, जिससे दूसरी प्रहार क्षमता सुनिश्चित होती है। मिसाइल की लंबाई लगभग 17 मीटर और व्यास 2 मीटर है। इसका वजन लगभग 48.6 टन है और यह मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी जा सकती है, जिससे इसे आसानी से छिपाया और तैनात किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। तो ह्यूमनॉइड सुरक्षा रोबोट, जिसका नाम है ASC अर्जुन, तो भारतीय रेल का नया ह्यूमनॉइड सुरक्षा रोबोट ASC अर्जुन भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड मतलब मानवकार सुरक्षा रोबोट है। इसे ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेयर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर 23 जनवरी 2026 को तैनात किया गया। यह स्वदेशी तकनीक से विकसित है और 1 वर्ष से अधिक समय में तैयार हुआ। रोबोट का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, भीड़ प्रबंधन करना तथा स्टेशन पर सेवा सुधार है। यह RPF कर्मियों के साथ मिलकर काम करता है, खासकर भीड़ वाले स्थान में। यह भारतीय रेल नेटवर्क में अपनी तरह की पहल है। ASC अर्जुन में चेहरा पहचान प्रणाली लगी है, जो घुसपैठियों का पता लगाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भीड़ की निगरानी करता है और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत RPF नियंत्रण कक्ष को अलर्ट भेजता है। यह आग और धुआं का पता लगाने की क्षमता रखता है, जिससे आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव होती है। रोबोट पूर्व निर्धारित मार्ग पर स्वचालित रूप से घूमता है, बाधाओं से बचता है और 24 घंटे गश्त करता है। यात्रियों से बातचीत के लिए हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु में घोषणाएं करता है और यात्रियों को नमस्ते से अभिवादन करता है और RPF कर्मियों को सलामी देता है। उसके बाद है कि सफाई, निगरानी, सुरक्षा, जागरूकता और यात्री सहायता में भी मदद करता है। यह मानव कर्मचारियों की जगह नहीं लेता, बल्कि उनकी सहायता करता है। स्वदेशी विकास में मेक इन इंडिया को मजबूती मिली है, मतलब स्वदेशी विकास से मेक इन इंडिया को मजबूती मिली है। मेक इन इंडिया ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम है एलेक्सिस W का डेब्यू। तो बोला जा रहा है कि एडवर्क ने 15 फरवरी 2026 को मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में लॉन्चमेंट इंडिया 2026 में एलेक्सिस डेब्यू नामक मेक इन इंडिया पहिया वाले मानवकार रोबोट का अनावरण किया। यह भारत का पहला औद्योगिक उपयोग के लिए ऐसा रोबोट है। रोबोट को लॉजिस्टिक, गोदाम और फैक्ट्री फ्लोर के लिए बनाया गया है। यह दोहराव वाले जोखिम भरे या शारीरिक रूप से कठिन कार्य को संभाल सकता है, जिससे मानव श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ती है। एलेक्सिस डब्ल्यू में पहिया लगे हैं, जिससे यह कारखाने के फ्लोर पर आसानी से घूम सकता है। यह पैर वाले संस्करण से पहले उपलब्ध होगा, क्योंकि पहिया अधिक स्थिर और ऊर्जा कुशल है। रोबोट में भौतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो अनियंत्रित वातावरण में स्वायत्त रूप से काम करने देती है। यह मानव के साथ
मानव के साथ सुरक्षित सहयोग कर सकता है और जटिल कार्यों को संभाल सकता है। इसमें 2 हाथ है जिसमें 5 उंगलियां वाले हाथ लगे हैं। इससे सटीक पकड़ और सहयोगी कार्य जैसे सामान उठाना, रखना और संभालना संभव होता है। उसके बाद है लॉन्चमेट इंडिया 2026 में एयर रोबोट अन्य समाधानों जैसे क्रूजर 360 और फ्लोटी के साथ प्रदर्शित किया गया। इससे भारत रोबोटिक्स क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में आया है। अब है दिन पखवाड़ा सप्ताह वर्ष। तो देखिए, जनवरी महीना में बात करते हैं तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस। फरवरी में बात करें तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को बात करें तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। प्रति बरस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और एक और 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, जिस दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ। इसके बाद है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस और 15 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस तथा 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। उसके बाद है महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में, ठीक है ना। तो देखिएगा, पुस्तक का नाम है चेलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। तो चेलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम भूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, इसका लिखे हैं राइटर सुरेंद्र कुमार पचौरी है, सुरेंद्र कुमार पचौरी। उसके बाद है हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, यह लिखे हैं प्रेम प्रकाश। अब हम बात करेंगे आर्थिक संग्रह घटना पर, तो यहाँ से हम अगले क्लास में लाएंगे।